अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग टर्मिनल पे पहुँचे तो फिर वहाँ से गाड़ी कैसे ली, हमारी टिकटें हुई और फिर वहाँ से हम लोग बस में रवाना हुए। तो पहली चेक पोस्ट पे हमारे साथ क्या हुआ और फिर आगे वाली चेक पोस्ट पे जब पुलिस के साथ कुत्ते भी थे वो गाड़ी में एंटर हुए तो उन लोगों ने कैसे चेकिंग की। और फिर हम लोग जब उतरे गिब्स में उतरे तो फिर वहाँ से टैक्सी हमने कैसे ली और कैसे फिर हम लोग एजेंट की रिहाइश पे रवाना हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। जब हम लोग ना उधर बस स्टेशन पे बैठे हुए थे तो हमारे एजेंट से बात हो गई, टैक्सी वाली बात नहीं बनी क्योंकि वो पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग बस में जाएंगे। तो हम लोग बस में ना बैठ गए। तो बस में हम लोग उधर इंतज़ार करते रहे, फिर एक बंदा आया, वो हमें उसने आके बस में बैठाया। तो हम लोग बस में रवाना हुए। जैसे ही दियारबकर से आगे रवाना हुए ना हम लोग, तो पहली चेक पोस्ट है, जैसे शहर से बाहर निकलते हैं तो पहली चेक पोस्ट है जिसमें आर्मी होती है। तो वो लोग इंटर हुए, बस में आए, एक बंदा इंटर हुआ, एक नीचे खड़ा था। उन लोगों ने आके चेकिंग की तो हम लोग 6 बंदे थे। तो हम लोग पीछे वाले, सबसे पीछे वाली सीटों पे बैठे हुए थे। तो जो आगे थे ना, आगे बैठे हुए थे तुर्के, वो तुर्कश बैठे हुए थे सारे, उनके साथ लेडीज़ भी थी तो जेंट्स भी थे। मतलब जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम लोग ना सफ़र कर रहे थे। तो जब वो बंदा इंटर हुआ तो आर्मी वाला उसने आगे सबसे पहले जो बंदे बैठे हुए थे उनसे कोरोना के कार्ड भी चेक किए, उसके बाद डॉक्यूमेंट भी चेक किए। तो चेक करने के बाद जब उसने पीछे हमारी तरफ देखा ना, तो हमने मास्क पहने हुए थे, हम लोग बैठे हुए थे। तो जो बस का कंडक्टर था ना, उससे उसने बात की। तो उसके बाद उस कंडक्टर ने उसको कुछ बताया तो फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, उसने उसके बात मान ली और फिर खैर वो नीचे उतर गया। अभी हम लोग आगे इस्तांबुल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में बस रुकती है स्टॉप पे, मुसाफिर और भी आते हैं, सवार होते हैं, इसी तरह करते करते ना बस जब हम लोग दियारबकर से निकले थे तो सवारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। टोटल 8-10 बंदे आगे थे और पीछे 6 लोग हम थे। 72 सीटर गाड़ी थी। बाद में आस्ता आस्ता करते करते ना बस फुल हो गई। तो हम लोग रवाना हो गए। अभी वहाँ से ना दिन को 2 बजे हम लोग रवाना रवाना हुए थे और सुबह 8 बजे हम लोग इस्तांबुल में पहुँचे थे। इस्तांबुल से थोड़ा सा पीछे गिब्स है, गिब्स में हम लोग पहुँचे थे, जिधर से हमने फिर टैक्सियाँ ली थी। तो रात को सारा दिन भी सफ़र, फिर रात भी सारी सफ़र। इतना लंबा सफ़र है उधर से ना, दियारबकर से आगे फिर जो है इस्तांबुल का। तो हम लोग बस में अभी जा रहे हैं। तो पहली चेक पोस्ट तो क्रॉस हो गई है। अभी हम लोग थोड़ा सुकून में हो गए हैं कि अभी टेंशन नहीं है। लेकिन हमें इतना पता था, जो भी हमें दोस्त मिलता था ना, जितने भी हमारे फ्रेंड थे जो आगे आए हुए थे, जिनसे हमारी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि यार जब अंकरा में पहुंचोगे ना, तो अंकरा में जो मुश्किल चेक पोस्ट है वो उधर है, क्योंकि अंकरा कैपिटल है तुर्की का। तो उन्होंने बताया कि उधर मुश्किल है, अगर वो चेक पोस्ट क्रॉस हो गई ना फिर आपको मुश्किल नहीं है, फिर आप लोग इस्तांबुल में आ जाओगे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम लोग मोहतात रहें। बाकी हम लोग दुआ भी कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह ताला के बस में ही था सब कुछ, हमारे बस में तो कुछ नहीं था, हमारे पास ही कुछ नहीं था। तो हम लोग तो ऐसे डरे हुए बस दुआ ही कर रहे थे। तो खैर अल्लाह अल्लाह करे। हम लोग उधर से जैसे ही पहले चेक पोस्ट क्रॉस हो गई तो हम लोग सो गए। रात को सो के ही सफ़र गुजारा। जैसे अंकरा में पहुंचे, तक अंकरा में गाड़ी पहुंची तकरीबन रात को 3 बजे, 3 साढ़े 3 के करीब गाड़ी उधर पहुंची। तो उधर वो गाड़ी में कुत्ते लेके ना दाखिल हुए वो पुलिस वाले। उधर पुलिस की चेक पोस्ट है, उसके बाद ये जंदरमाह की चेक पोस्ट है ना, जो जैसे हमारी रेंजर है उनकी चेक पोस्ट है, क्योंकि कैपिटल है। तो वो कुत्ते लेके अंदर दाखिल हुए। लेकिन क्योंकि वो कुत्ते लेके इस तरह दाखिल हुए ना, उन लोगों ने चेकअप किया कि इनके पास कोई इलीगल मवाद तो नहीं है, इनके पास कोई हथियार तो नहीं है, कोई उसके पास ड्रग्स तो नहीं है। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, हमारे पास क्या होना था, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। खैर हमने हमने सर उठा के देखा नहीं है उनको कि हम लोग जो है वो आपको देख रहे हैं। हम इस तरह एक्टिंग कर रहे थे ना जैसे हम लोग सोए हुए हैं। तो वो कुत्ते लेके आगे से दाखिल हुए, पूरी बस में लोगों ने कुत्ते घुमाए, हमने सर उठाया नहीं है, बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अभी ये पकड़ ना लें, या अल्लाह अभी पकड़ ना लें, या इसी तरह गुजर जाएँ। तो फिर अल्लाह किया, वो आराम से ना आए, इसी तरह पूरी बस में कुत्तों को घुमाया, घुमा के तो फिर वापस वो निकल गए। खैर हमें कुत्तों ने नहीं कुछ भी कहा। तो जब से वो कुत्ते उतर गए नीचे, उधर से बस चल गई, तो हमने शुक्र अल्लाह का पढ़ा। हमने कहा कि अभी टेंशन नहीं, अभी हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो फिर आगे हम लोग सुबह 8 बजे ना पहुंच गए। अभी हमें नहीं पता था कि ये गिब्सा में हमें उतार देंगे। हमने सोचा कि इस्तांबुल में हम लोग पहुंच जाएंगे, जेंट की रियाज के पास पहुंचेंगे। लेकिन उन लोगों ने हमें गिब्सा में उतार दिया। गिब्सा से आगे तकरीबन 1 घंटा टैक्सी का लगता है इस्तांबुल का। तो हम लोग उधर उतर गए। उधर जैसे ही उतरे ना, उस लोग ने ना जो मेन स्टाफ था, जिधर उसने तुर्कश उतारे थे, जो मुसाफिर तुर्कश मुसाफिर थे, उनको जिधर उतारा था उसने हमें उधर नहीं उतारा। वो हमें उधर से ना आगे ले गया। तो थोड़ा सा आगे उतार जाके ना साइड पे उधर जाके उसने उतारा। उधर आगे टैक्सियाँ खड़ी हुई थी। तो जैसे हम लोग उतरे ना, तो वो टैक्सी वाले आ गए, हाँ बताओ बताओ किधर जाना है, किधर जाना है। वो कुछ को आती थी, बीच में वो उर्दू भी आती थी कुछ लोगों को, लेकिन वो ज़्यादा तुर्किश थे, वो तुर्की में ही बात कर रहे थे। हमारे साथ जो लड़का एक था उसको तुर्की आती थी, जो इधर पहले रह के गया था। तो उसने उनसे बात की
कि हमने फ़लाँ जगह पे जाना। हमें कहता है कि अपने एजेंट से बात करो। हमने फिर अपने एजेंट से बात की, उसको कॉल की, उसी लड़के ने कॉल की, उसी के पास मोबाइल था, तो उसने कॉल करके हमारी बात भी करवाई। वो टैक्सी वाले से बात हुई, तो टैक्सी वाले से जब बात हुई ना, तो उसने टैक्सी वाले ने कहा कि मुझे लोकेशन भेजो, मैं आ जाता हूँ। तो जो हमारा एजेंट था उसने फिर लोकेशन भेजी उसकी अपने घर की। तो हम लोग टैक्सी में बैठ गए। उसने कहा कि टैक्सी में बैठ जाओ, तो अभी उधर पहुँचेंगे। तो किराया, हमने कहा कि किराया भी हमारा एजेंट उधर दे देगा, आप लोग हमें लेके चले जाओ। तो हम लोग फिर उधर से टैक्सी में बैठे। तो टैक्सी में बैठ के 1 घंटा सफ़र करने के बाद ना हम लोग पहुँच गए इस्तांबुल एजेंट के पास। जब हम लोग इस्तांबुल एजेंट के पास पहुँचे ना, जैसे ही, तो अभी मैंने इमेजिन किया हुआ था, मैं क्योंकि पाकिस्तान में था, तो गुजरात में मैं काम करता रहा हूँ, लाहौर में मैं काम करता रहा हूँ। तो मैंने ये इमेजिन किया था कि यार जब हम लोग इस्तांबुल में पहुंचेंगे तो उधर बड़ा शहर होगा, बड़ी जगह होगी, मेन सिटी होगा, जिस पे जैसे ये गुजरात में ना रश होता है, चौक पाकिस्तान में मैं रहा हूँ गुजरात में, तो जैसे उधर उस तरह रश होता है। तो मैंने सोचा था कि उस तरह रश होगा, उधर हम लोग रहेंगे। लेकिन जब इधर पहुँचे तो इधर एक गली है, साथ में फैक्ट्री शैक्ट्री है, सारा इतनी कालख कालख है बीच में। और बीच में हम लोग उधर जाके गाड़ियाँ उतारा, तो इधर तो बाहर तो कोई बंदा ही नहीं है। फिर एक छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं इस तरह ऊपर, हम लोग छत पे चढ़ के गए। तो छत पे एक पुरानी सी रिहाइश है, बस उसमें हम और नीचे ज़मीन पे ना उन लोगों ने चटाई बिछाई हुई है। तो उधर ही बिस्तर शिस्तर पड़े हुए हैं, उधर ही कपड़े पड़े हुए हैं, उधर ही जूतियाँ पड़ी हुई हैं। तो उधर वो लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी जाके बैठ गए। अभी हम लोग जाके उधर बैठे, तो सबसे मुलाकात होगी, अस्सलाम दुआ हुई है। तो जो लड़के मेरे साथ आए हैं ना उस एजेंट के, वो सारे उसके जानने वाले थे। उन लोगों के जो पहले इधर थे, जो एजेंट था, वो सारे एक गाँव के थे। अभी मैं इनमें सब में नया था। मेरी मुलाकात पाकिस्तान में हुई नहीं थी, किसी से बात भी नहीं थी। हम लोग ईरान से साथ में हुए थे। तो जैसे वो लड़के आए ना, तो उन लोगों ने जो पहले थे ना, उन्होंने अपने कपड़े दिए, अपने शूज़ दिए, अपने बनैन शर्ट, हर चीज़ उन लोगों ने अपनी दी, अपना साबुन दिया। उसने कहा कि जाओ गसल करो, गसल करके ना तो फ्रेश हो जाओ। अभी जब मेरी बारी आई तो मैं भी किसी से कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ, मेरी किसी के साथ जान पहचान भी नहीं है। तो खैर एजेंट जो था उसने मुझे शर्ट एक दी, कहता ये शर्ट पहन लो, और पैंट मैंने अपनी वही पहन ली जो मैं पहन के आया था। हम लोग ने गसल किया, कपड़े चेंज किए। उसके बाद फिर उसने खाना मंगाया। खाना जब मंगाया ना, तो हम लोग अभी भूखे हैं इतने दिन हो गए। तो दीयारबकर में थोड़ा सा तो हमें कुछ मिला है, लेकिन ज़ाहिर है कितना ही होता है खाना, पेट भर के तो नहीं खा सकता बंदा। तो फिर वो था भी तुर्की की तरह का ही, वो खाना ला के देते थे हमें। हम तो पाकिस्तानी खाते हैं सालन के साथ रोटी चपाती, तो वो तुर्की में वो तुर्के वो तो नहीं खाते। तो फिर हमने कहा कि चलो खाना ले आओ। वो खाना लेके आया। हम लोग 6 बंदे थे जो रिहाज पे पहुँचे थे उसके पास, एजेंट के पास। तो हम 6 ना 30 रोटियां वो पहले लेके आया, तो हमने वो 30 खा दी। 30 खाने के बाद 10 फिर उसने और मंगवाई, होटल से ही खाना मंगवाया। वैसे घर में बनाते थे वो, बाद में बनाते थे, लेकिन जब हम लोग पहुँचे ना तो उसने होटल से खाना मंगवाया। तो 10 फिर हम लोगों ने, बाद में उसने और मंगाई, तो वो भी हम लोगों ने खा ली। जब खाना शाना खा के तो ईजी हुए, उसके बाद फिर उसने मुझे पूछा है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इरफान किधर है। तो मुझे कहता है कि इरफान वापस सेफ में है, तू जब सेफ में आ गया था। हम लोग क्योंकि जब से सेफ से निकल कर ना उसके पास पहुंचने में ना हमें लग गए थे, हमें 1 दिन लग गया, 2 दिन हम लोग सेफ में रहे। उसके बाद 1 दिन फिर गाड़ी में आगे पहुंचे तातवान, फिर रात वाली सफ़र करके तो दीयारबकर में पहुंचे। 3 दिन हो गए, और फिर वो दिन और आगे वाली रात पूरी सफ़र करके तो हम लोग पहुंचे, यानी 4 से 5 दिन हमें लग गए थे सफ़र में। तो उन 4-5 दिनों में ना इरफान पीछे 3 बार ट्राई लगा चुका था बॉर्डर पे। हालांकि जो बॉर्डर पे ट्राई लगाते थे ना, वो एक ट्राई लगाता था बंदा, उसके बाद फिर 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद या हफ्ता रेस्ट करने के बाद दोबारा ट्राई लगाते थे, क्योंकि वो सफ़र बहुत था और उस सफ़र में बंदा थक जाता है और बंदा बीमार भी हो जाता है, थक जाता है। लेकिन वो बार बार ट्राई इसलिए लगा रहा था कि ताकि मैं उधर सेफ में ही हूँ तुर्की में, तो वो पहुँच जाए मेरे पास, और तुर्की सेफ से फिर हम लोग आगे इकट्ठे इस्तांबुल में आए। उसने 3 बार लगातार ट्राई लगाई है, लेकिन वो नहीं पहुँच सका। जब तीसरी बार भी वो नहीं पहुँचा ना, पकड़ा गया ना, फिर वापस गया ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो बैठ गया। उसने थोड़ा सा हिम्मत हार दी, उसने कहा यार अभी मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि थक भी गया, पाँव दर्द करना शुरू हो गए। फिर वो बात करता था उधर से ना सेफ से, इधर तुर्की में एजेंट के साथ बात करता, कहता यार अभी मैं 3 बार ट्राई लगा चुका हूँ, तो अभी मैं क्या करूँ। मैंने पूछा कि अभी इसका क्या करना है, अभी कैसे ये इंटर होगा तुर्की में। तो कहता यार मैंने एजेंट से बात की हुई है, कुछ हो जाएगा। जब मैं इधर पहुंचा, मेरी घर में बात हुई, तो घर में अभी सारे मुझसे बात कर रहे हैं कि हाँ इरफान किधर है, इरफान के साथ क्या हुआ है, आप आगे चले गए हो, आप एजेंट के पास हो, अभी उससे बात करो, उसको बोलो कि यार उसको मंगवाए। अभी उनको तो नहीं पता ना घर वालों को कि अभी ये एजेंट तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो इधर बैठ के बात सिर्फ कर सकता है तो ईरान वाले एजेंट से, और तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। ईरान वाला एजेंट भी पीछे से बात करता है आगे जो लड़के सेफ में उनसे, और जो वो सेफ वाले लड़के हैं वो फिर आगे लेके प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आते हैं बॉर्डर पे। और फिर जब बॉर्डर पे वो आते हैं तो बॉर्डर पे आगे फिर पुलिस क्या करती है, तुर्किश क्या करती है,
और उसके बाद ईरान वाली पुलिस क्या करती है, ये तो वो करते हैं। फिर उन लोगों को पता होता है जो प्रैक्टिकल ग्राउंड में होते हैं। जो पीछे एजेंट बैठा हुआ है, जो ईरान में बैठा हुआ है, वो भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकता। जो तुर्की में बैठा हुआ है, ये भी प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बात कर सकते हैं। तो इन लोगों ने बात की, ये भी बात कर रहा था। इसने कहा यार मैंने बात की है तो कर लेंगे, टेंशन नहीं है। अभी घर से बार बार कॉल आए ना एजेंट के नंबर पे। एक बंदा कॉल करे तो उसके बाद दूसरा कॉल करे, दूसरे के बाद तीसरा कॉल करे। फिर जब मैं आ गया तो मुझे कॉल करना शुरू हो गए बार बार। मैंने कहा यार ये मसला है। जो मेरा भांजा था ना पीछे, जो इरफान का भांजा था, इरफान के भांजे को मैंने बताया। मैंने कहा यार ये मसला है, तो घर में बता दो कि सब ठीक है। उसके अम्मी अबू को भी बता दो कि वो ठीक है, परेशानी नहीं है, वो है ठीक है। मेरी एजेंट से बात हुई है, ईरान वाले एजेंट से उसने बात किया, मेरे सामने बात किया। ईरान वाला एजेंट उर्दू में बात करता था ना, उर्दू जानता था, तो उससे बात की है। जो तुर्की में एजेंट था हमारा, इसने तो उसने बताया कि वो ठीक है, कोई मसला परेशानी वाली बात नहीं है, हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा। 3 बार लगातार ट्राई किया लेकिन वो नहीं निकल सका। तो मैंने कहा यार वो आ जाएगा, इतना परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें बात करनी है। जब बार बार एजेंट से कॉल करें ना, तो वो एजेंट क्या करे कि अभी हम लोग एक ही जगह पर रहते हैं कि रिहाश पे, तो वो अपना फ़ोन मुझे दे दे, कहता ये आप बात कर लो इससे। तो मैं बात कर दूँ, मैं बात करके फिर यही बात करूँ कि यार अभी वो ठीक है, आ जाएगा, आज निकलेगा, कल निकलेगा। इसी तरह करते करते ना 1 हफ़्ता तकरीबन लग गया, हफ़्ता 10 दिन लग गए उसके उधर ही उसी सेब में। तो जब 2-4 दिन 5 दिन गुजर गए ना, उसके बाद फिर एक बार और ट्राई लगाई इरफान ने। जब 4-5 ट्राइयाँ उसने लगा दी तो उसने कहा कि यार अभी मेरी बस हो गई है। जो साथ वाले लड़के थे ना उसके साथ, उनने कहा कि हम लोग वापस जा रहे हैं। तो मुझे भी इरफान कहता है कि मुझे भी यहाँ से वापस निकालो, मैं वापस जाता हूँ। वो हिम्मत हार गया, क्योंकि पहले तो उसने लगातार ट्राइयाँ लगाई, जब वो नहीं आ सका उसके बाद फिर 1-2 बार ट्राई लगाई, फिर नहीं आ सका। मैं क्योंकि इस्तांबुल पहुंच गया था, अभी वो थोड़ा हिम्मत आना शुरू हो गया। कहता है नहीं मैंने वापस जाना है, जैसा भी है मुझे वहाँ यहाँ से वापस निकालो। तो फिर मैंने भी बात की, ईरान में एजेंट से बात की। जो मेरा भांजा है मैंने उसको भी नंबर दिया तो कि ईरान में एजेंट से बात करो। ईरान में एजेंट से बात हो गई। जब उसने बताया, जो इरफान का भांजा, उसने भी बात की। तो जब ईरान वाले एजेंट ने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा सब्र करो, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है, उसको वापस ही निकाल लेते हैं। लेकिन ईरान वाले एजेंट ने यह कहा कि वापस से इतनी जल्दी नहीं निकालते हैं अभी बंदा, क्योंकि जब आप ईरान में इतना सफ़र करके तुर्की बॉर्डर पे पहुँच जाते हो ना, तो फिर बंदा भी करीब पहुँच गया हुआ होता है, और जो साथ में एजेंट होते हैं ना उनका भी काम तकरीबन मुकम्मल हो गया होता है। तो फिर एजेंट कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ से बॉर्डर से बंदा पीछे हट जाए, क्योंकि वो आखिरी पेमेंट उनकी करीब बिल्कुल मुँह पे आ जाती है। तो उधर से वो नहीं चाहते कि इसी तरह इतना आसानी से बंदा वापस जाए, वो नहीं जाने देते। तो हम लोगों ने कोशिश की कि यार वो आ जाए किसी भी तरीके से। मैं भी एजेंट के साथ यही बात कर रहा था कि अभी वो पीछे रह गया, मैं आगे निकला हूँ, तो यार आप किसी तरीके से ना उसको इधर पहुँचाओ। घर में हम लोग सबको बता रहे थे कि ठीक है चलो वापस करने का उसको कहते हैं, लेकिन मैं भी एजेंट को बोल रहा था कि यार आखिरी हद तक ट्राई करनी है उसको आगे लेके आने की। अगर बिल्कुल वो नहीं आ सके तो फिर मजबूरी पीछे करना है, वरना उसको पीछे नहीं भेजना है। तो फिर ईरान वाले एजेंट से बात हुई। ईरान वाले एजेंट ने कहा कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, तो इसको आगे भिजवाते हैं। तो 6-7 बार ट्राई लगाने के बाद ना, इधर मेरे साथ घर में सारे बात करें, मेरे साथ काफ़ी जो इरफान के भांजे हैं दोनों, उनने काफ़ी गुस्सा भी हो गए मेरे साथ, मैं भी उनके साथ गुस्सा हो गया। मैंने कहा यार मैंने आपको हर चीज़ बता दिया, अभी उससे बात होती है वो है ठीक है, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इस पे ये नहीं है कि बंदा एक ही बार या दूसरी बार में निकल जाएगा। मेरी किस्मत थी कि मैं निकल गया, उसकी किस्मत नहीं थी कि वो पीछे रह गया। तो इसलिए अभी आराम से निकलेगा, आ जाएगा, लेकिन आराम से आएगा, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल हौसला रखो। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम लोग जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके ना कम से कम 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते बाद इरफान बॉर्डर क्रॉस किया इरफान ने। तो मेरे आए हुए ना मुझे 2 हफ्ते हो गए थे इस्तांबुल में पहुँचे हुए। तो उसके बाद फिर इरफान ने बॉर्डर क्रॉस किया। वो 4-5 ट्राइयाँ तो पहले लगातार लगा दी ना, उसके बाद फिर जब हिम्मत हार गया बिल्कुल, कुछ लड़के वापस चले गए। फिर एक दिन वो जो ईरान वाला एजेंट था ना, वो आया सेफ पे, वो आगे बॉर्डर पे, उसने आके बोला, या उसने कहा, इन सब ने बताया कि हम लोग वापस जाते हैं, हम लोग इतनी इतनी बार ट्राई लगा चुके थे, हम लोग वापस जाते हैं। तो वो कहता है मेरी खातर नहीं, एक बार आप अपनी खातर इस बार ट्राई लगा लो, क्योंकि इस बार आप लोग बिल्कुल आगे पहुंचे हुए हो, आखिरी स्टेज पे हो। इधर से एक बॉर्डर क्रॉस करना, आपने तुर्की पहुंच जाना है। एक बार अपनी खातर आप ट्राई कर लो, उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्जी, आप क्या करते हो, आप जाते हो या नहीं जाते हो। तो फिर उन लोगों ने ट्राई लगाई। तो आखिरी बार अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक ने करम किया। तो 2 हफ्ते हो गए थे मुझे पहुँचे हुए इस्तांबुल में। तो फिर इरफान ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो फिर वो आगे निकला। तो अभी इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, और इरफान आगे वहाँ से कैसे निकला
और वो सेफ़ में कैसे आया, उसकी पेमेंट कैसे हुई, फिर वो सेफ़ में उसके साथ क्या हुआ, उसको उधर तातवान में वो लेके गए और तातवान टर्मिनल पे उसको कितने दिन लगे तातवान से फिर इस्तांबुल पहुंचने में, वो कैसे पहुंचा उधर बस पे, उनके साथ वहाँ पे क्या हुआ और फिर वो कैसे सेफ में पहुंचा, और फिर हमने काम के लिए कैसे अप्लाई किया, मुझे काम कैसे मिला, कौन सा काम मिला, ये सारी बातें अगली एपिसोड में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।